चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। इसे एक बार देखना, रिवाइज करते चले जाना है जो भी टॉपिक रह गया आपका। ठीक है, देखो ऐसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना हमको। सबसे पहले एक वर्ड आ गया कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते कौन से हैं भाई? ऐसे पेड़ जिन पे फूल आते हो। ठीक है, और वो ही प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जिनके ऊपर फ्लावर आता है। उतने तो पक्की बात है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल होता है और उसी के अंदर फीमेल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों चीज चाहिए, मेल और फीमेल। ठीक बात। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनका साइंटिफिक नेम क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। ठीक, अब समझते चले जाना है। बहुतों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको डीपली कवर करेंगे, और बाकी सब तो ऐसे रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर साफ सी बात है फ्लावर आता होगा, तो फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक भी लिखा हुआ है इस नाम से, द फ्लावर। ठीक है, अब ये फ्लावर जो है भाई, इसे बना के देख लेते हैं एक बार। ये लो भाई, एक सीधा मटका बना दो, एक फूटा हुआ सा उल्टा मटका बना दो। बनाना आता ही होगा आपको। कुछ गेहूं के दाने पटक दो ला करके इस पे। ठीक है, और ये भैया पत्तियां तो होती है फ्लावर के अंदर, तो पत्तियां बना दो। ये फ्लावर बनके तैयार। तो भाई इस फ्लावर के अंदर जो आपको नेमिंग है वो याद रखनी है। सबसे पहले ये जो बीच में बैठी हुई है इसका नाम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ऐसे ये जो बीच में बैठा हुआ है गेहूं का दाना, इसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सही बात। उसके बाद देख लो भाई, ये जो है इनका नाम पेटल्स है, और ये जो है भाई इनका नाम क्या है? सेपल्स है। ये बीच में जो हिस्सा दिख रहा है इसका नाम क्या है? रिसेप्टेकल है। इसका एक और नाम क्या है? थैलेमस। सही बात है भाई, इतना तो जानते होंगे आप। उसके बाद में चलते हैं आगे लेकर के बात को। भाई सेपल्स जो है इसके गुच्छे को क्या बोलते हैं? केलिक्स। पेटल्स के गुच्छे को क्या बोलते हैं भाई? कोरोला। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के और भी नाम जानना है तो आगे लिखेंगे इन्हें। ठीक है, फिलहाल ये फ्लावर है आपका। अगर फ्लावर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सारे के सारे पार्ट्स बता देना, उनके काम भी सुन लो एक बार। ठीक है, वैसे तो 12th क्लास के अंदर कम ही चांस है इसका आने के, तो वैसे एक बार थोरोली पढ़ लो ऊपर से ही कि भैया थैलेमस जो है ये सपोर्ट का काम करता है, फ्लावर को सपोर्ट देता है। देख लो ना, सारे पार्ट्स आके इस पर अटैच हो रहे हैं। अगर मैं इसको ही तोड़ दूं, इसको ही हटा दूं, तो क्या सारे पार्ट जुड़ पाएंगे आपस में? नहीं जुड़ पाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक, दूसरा देखो, सेपल्स जो है ग्रीन कलर का होता है, इसका भी काम सपोर्ट का ही होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऊपर के पेटल्स वगैरह को। ठीक है, पेटल्स जो है इंसेक्ट को बुलाते हैं पोलिनेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? पोलिनेशन। ये पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। पोलिनेशन होता क्या है ये मैं बताऊंगा भाई, आगे आएगा ये बताऊंगा अभी मैं। उसके बाद में देख लो चीजों को, ये बीच का मेल और फीमेल तो पढ़ेंगे हम डिटेल के अंदर। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो मेल और फीमेल देख लो एक बार। अरे इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? बता देना किसी को जहां पे भी दिक्कत आए, उसे ही पकड़ लेंगे दिक्कत कोई पहले। देखो मेल बना के दिखा रहा हूं आपको। मेल, टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम क्या है यार, ये तो मेल्स के अंदर होता है, इंसानों में। ये देखो भैया, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसका नाम है एंथर। ये जो नीचे का हिस्सा है इसका नाम क्या होता है? फ्लामेंट। फ्लामेंट की डेफिनेशन है पेपर के अंदर, क्या बताओगे? ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, सब एनसीईआरटी लेकर के बैठो, पढ़ते चले जाना साथों साथ। ठीक है, चेक करो एक बार, पेज नंबर 19 आप पढ़ चुके हो। बस उसके अंदर इतना लिखा हुआ है कि फ्लावर जो है भाई तुम्हारे अंदर के जो एक्सप्रेशन है उनको भी दर्शाता है, और जो तुम्हारी भावनाएं उनको दर्शाता है। और क्या करता है फ्लावर भाई? तुम्हारे फैमिली के कुछ फंक्शंस वगैरह में काम आता है। ये तो 19 पे लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, लेकिन आप जो है ना 20 पे सबसे ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है वो भी पढ़ चुके हो, चेक करो एक बार। सेम डायग्राम बना हुआ है जो सा मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा भाई ये वाला जो डायग्राम है उससे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ एक बार। बना हुआ है कैसा डायग्राम? बना हुआ है ना? ठीक है, 21 पे आ चुके हो आप। तो फिलामेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी बात भाई, एंथर जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये टर्मिनल पार्ट है, बिल्कुल टर्मिनल पे, मतलब चोंच पे लगा हुआ है इस स्टोक के, इसके फिलामेंट के। ठीक है, और कैसा है ये एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और भी बताएंगे इसके बारे में, अभी पूरी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये देख लो भाई, एक तो ये वाला एंड है,
एक ये वाला एंड है फिलामेंट का। फिलामेंट का एक तो नीचे वाला एंड है और एक ऊपर वाला एंड है। अगर मैं कोई प्लांट बनाऊं तो सही सही जगह बताना मुझे बनाने की। भाई मान लो प्लांट उग रहा है, पहले जड़ें उगेंगी या पहले पूरा ऊपर से आ जाएगा? वेरी गुड, पहले रूट्स उगती है प्लांट के अंदर। तो पहले रूट्स ग्रो करते हैं, इसलिए मैं रूट से स्टार्ट करता हूँ सारे पार्ट्स की काउंटिंग करना। ठीक, तो रूट से मैं पार्ट्स की काउंटिंग कर रहा हूँ। तो जब मैं रूट से ऊपर को आया तो मैंने देखा पहले ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला आएगा, पहले नीचे वाला आएगा। वेरी गुड। तो वो पार्ट जो पहला आता हो किसी भी हिस्से में उसको प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। ये प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है। और जो लास्ट में आता है उसको डिस्टाल एंड बोलते हैं। ये क्या है जी? डिस्टाल एंड। पेपर के अंदर यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ प्रोक्सिमल पार्ट जो है फ्लावर का वो किससे अटैच होता है और जो डिस्टाल एंड है वो किससे अटैच होता है। जल्दी आंसर बताओ भाई, प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच होगा? अभी फ्लावर बना के दिखाया था मैंने, किससे अटैच होगा? थैलेमस। अभी यही तो बोला था मैंने आपको कि भैया थैलेमस से अटैच होती है सारी चीजें। तो ये जो है प्रोक्सिमल एंड, ये किससे अटैच होता है? थैलेमस से अटैच होता है। वेरी गुड। उसके बाद में दूसरा जो है डिस्टाल एंड, ये किससे अटैच होता है? डिस्टाल अटैच होता है एंथर से। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब देखो भैया, एंथर के अंदर दो हिस्से हैं, यहां से डायरेक्टली दिख रहे हैं मुझे, एक ये वाला एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो एंथर के दो हिस्से हैं इनको क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं, लोब्स। सही बात। कितने लोब्स हो गए? दो। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता एंथर इज बाई लोब्ड? एंथर इज बाई लोब्ड। दो लोब्स हैं एंथर के अंदर, ठीक है। अब देखो, ये जो दो लोब्स है इनको कोई सेपरेट भी कर रहा है क्या बीच में से? इनको कोई सेपरेट भी कर रहा है क्या बीच में से? ये चिपके हुए हैं आपस में। भाई को सेपरेट कर रहा है इनको, थोड़े से अलग अलग हैं, ठीक है। बीच में देखो एक लाइन जा रही है, नहीं जा रही है? इस लाइन का नाम है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम बना हुआ उसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ नाम को, बट लाइंस के अंदर लिखा हुआ है, चेक कर लो कि देयर इज एन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव विच सेपरेट्स द टू लोब्स लेंथवाइज। लेंथ में दो लोब्स को सेपरेट कर रहा है कौन? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये जो बीच में ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। चेक करते रहो भाई, एनसीईआरटी पढ़ते रहो साथों साथ, लिखा हुआ है। क्लियर है वाली बात सारी? आगे लेकर के चल रहे हैं बातों को, ठीक है। आगे लेकर के चल रहे हैं भाई। एंथर को तोड़ के ला रहा हूं मैं। अरे बहुत एंथर मिलते हैं हमें प्लांट्स के ऊपर, मैं एक को तोड़ के ला रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसे तोड़ के लाया मैं और यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो भाई, ये मैंने एंथर बनाया, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव हो गया, ये दो क्या हो गए इसके अंदर? लोब्स हो गए। बट इसके अंदर की चीजें मैं देखना चाहता हूं, तो मैंने एंथर को आधा काट दिया। क्या करा भाई? आधा काट दिया। आधा काटने के बाद जब मैं एंथर को ऊपर से देखूंगा तो देखो, ऊपर से देखने वाले सेक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब मैं ट्रांसवर्स सेक्शन देखूंगा, ऊपर से देखूंगा एंथर को, तो मुझे ऐसा दिखेगा एंथर, इसके अंदर ऐसे कुछ गोले से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ गोले से बने हुए हैं इसके अंदर। उनको भी जब तुम ठीक से चेक करोगे, इन गोलों के अंदर ऐसे गोल गोल बीच में और होंगे, चार कोनों पे चार गोले मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये देखो, पहली बात तो देखो, जब जो एंथर आप देख रहे हो इसका एक लोब तो ये हो गया, एक लोब ये हो गया, जिसकी वजह से आपने बोला था एंथर इज बाई लोब। बट क्या हर लोब के अंदर दो थीका नहीं है? इन्हें थीका बोलते हैं। क्या हर लोब के अंदर दो थीका नहीं है? दो थीका है। तो ये जो है क्या है भाई? दो थीका है। दो थीका की वजह से मैंने इसको बोलता डाई थीकस। डाई थीकस। यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन अ लोब ऑफ एन एंथर। क्या बोलोगे आप? क्या आंसर दोगे भाई? दो बोलोगे आप, क्योंकि हर लोब के अंदर कितने थीका है? दो। बट यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन एन एंथर, एंथर के अंदर चार है। एंथर के अंदर चार है, ठीक है भाई, पूरे एंथर के अंदर चार है। समझो बातों को, आगे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर जाऊंगा मैं, डीपली जाऊंगा, माइक्रोस्कोप से देखूंगा इसको, ठीक। चलो मैंने देखना चालू करा एंथर को माइक्रोस्कोप से। जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, बड़ा दिखेगा नहीं दिखेगा? तो बड़ा सा दिखा मुझे। फिर मुझे और जब मैंने डिटेल में माइक्रोस्कोप और अच्छा वाला लगाया तो मुझे दिखा इसके ऊपर तो लेयर्स है बहुत सारी। अकेला नहीं है भाई, क्या है इसके ऊपर? बहुत सारी लेयर्स है। और आज तुम्हें पता भी है कि लेयर जो है भाई, कि लेयर जो है बहुत सारी होती है, एक नहीं होती, ठीक है। अब सुनो बात को, लेयर के नाम भी पता है आजकल तो तुम्हें यार।
एडवांस बच्चे हो रहे हैं। सबसे बाहर वाले लेयर का नाम एपिडर्मिस होता है, वेरी गुड। इससे नेक्स्ट वाली का एंडोथीसियम होता है, बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों ने। उसके बाद ये वाली जो लेयर है, देखो एनसीईआरटी चाल खेलती है भाई, बच्चा समझने वाला चाहिए एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी चाल खेलती है। एनसीईआरटी ने 100% की बात है मिडल लेयर लिखा ही नहीं, एनसीईआरटी ने लिखा है मिडल लेयर्स, चेक करो लिख रहा होगा मिडल लेयर्स, ठीक है, लिख रहा है ना, लिख रहा है। तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है मिडल लेयर्स, इसका मतलब वो आपको बताना चाहती है ये एक नहीं है, ये दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, या तो एक होगी किसी में, या किसी में दो, या किसी में तीन, मतलब कि एक से तीन तक मिडल लेयर होती है। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा, मिडल लेयर्स। क्लियर बात। चलो आगे लेकर के चल रहे हैं बातों को। ये जो भाई तुम्हारा एंथर है, इसके यहाँ पे चार ऐसे ऐसे गोले प्रेजेंट होते हैं। ये जो गोले हैं आपके, इनका नाम माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक की हेडिंग ये थी, एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड तीसरा क्या लिख रहा है, क्या लिखा है, पोलन ग्रेन्स, वेरी गुड। तो आपको एंथर समझ में आ गया होगा भाई, अलग ही चीज है वो रही, ठीक है। सॉरी एंथर लिख रहा है, स्टेमन लिख रहा है, स्टेमन लिख रहा होगा, ठीक है। क्या लिख रहा है, स्टेमन लिख रहा है भाई, ये रहा स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, उसके अंदर क्या वर्ड लिख रहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम, आ गए वहां तक भाई, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये टॉपिक भी अलग से लिख रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वही पढ़ रहे होंगे आप। उसी के अंदर आपने पढ़ोगे द माइक्रोस्पोरेंजियम इज द गोला, और भैया इस गोले के अंदर चार लेयर्स होती है जो इसको कवर करके रखती है, चारों का नाम आपने लिख दिए। और काम भी लिख रहा है भैया, ऐसी बात नहीं, तीनों लेयर्स का मिला करके काम दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, कि तीनों लेयर जो है ये एंथर को प्रोटेक्ट करती हैं और उसका डाइसेंस में हेल्प करती हैं। डाइसेंस क्या है मैं खुद बताऊंगा, लेकिन एंथर को प्रोटेक्ट का मीनिंग तो सीधा ही आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर कराते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब बचाव करना, डेहिसेंस का मतलब होता है एंथर को फाड़ देना, ठीक है, एंथर को फाड़ देना। फाड़ने का क्या मीनिंग है, क्यों ये फाड़ देंगे एंथर को, ऐसा काम क्यों करेंगे, वो भी देखेंगे। फिलहाल ये स्ट्रक्चर समझ में आया भाई। अभी देखो ये जो आपका मिडल लेयर थी, उसके बाद में ये वाली जो लेयर है जिसने किसको सराउंड किया हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड किया हुआ है, इसका नाम क्या है, टेपेटम, वेरी गुड। तो चार तरह की लेयर्स आपने पढ़ ली, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेंटर के अंदर बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, और इन सेल का नाम लिखा हुआ है, सेम टू सेम लाइन बोल रहा हूँ मैं एनसीईआरटी के, द इच माइक्रोस्पोरेंजियम हैव अ टिश्यू, ऐसा करके लिख रहा है। वैसे उसमें टिश्यू की डेफिनेशन है कि भैया बहुत सारी सेल होती है इसके अंदर जो कि बीच में प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो लिख दो भैया अंदर क्या बना रहे हो आप, ये अंदर आप बना रहे हो स्पोरोजिनस टिश्यू। एनसीईआरटी पढ़ते जाना, हाथों हाथ काम होता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बीच में यहाँ पे एक कनेक्ट करने वाला चीज भी होता है जो कि दो लोब्स को कनेक्ट करता है एंथर के, तो इसका नाम कनेक्टिव रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया जी, कनेक्टिव रख दिया। किसी को किसी भी लाइन में एनसीईआरटी की या फिर किसी इस डायग्राम में कोई दिक्कत, देखो मैं लाइनों को भी इसमें ऐड करता जा रहा हूँ और डायग्राम को भी इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। इस चैप्टर का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पेपर के अंदर एक ना एक डायग्राम पक्का मिलेगा 100% इस चैप्टर में से, ठीक है। चले नेक्स्ट चले। अभी बात सुनो, देखो यार, अगर देखो मुझे समझना, मैं इंसान हूं, मेरे अंदर अगर स्पर्म नहीं बन रहा है तो क्या मैं मैच्योर हूं, मैं मैच्योर नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही ये एंथर है, और आपने बोला एंथर किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। इसके अंदर पोलन नहीं बन रहे, स्पर्म नहीं बन रहे, मेल गेमेट नहीं बन रहे, तो क्या ये मैच्योर है, और जो मैच्योर नहीं होता उसे यंग बोलते हैं। तो ये किसका डायग्राम है, ये यंग एंथर का डायग्राम है। आ रही बात समझ, ये यंग एंथर का डायग्राम है। अभी कैसे पता चलेगा हमें ये मैच्योर हो गया, भाई मैच्योर करा रहे हो तो इसके अंदर क्या बना दो, मेल गेमेट बना दो, काम खत्म। तो मेल गेमेट बनाने का प्रोसेस पढ़ेंगे अब, ठीक, क्लियर इतनी बात। मैं डायग्राम के अंदर ही खत्म कर दूंगा चैप्टर, बस स्पीड में आपको ध्यान से सुनते चले जाना है बातों को।
चलो देखो छोटा सा एंथर बना रहा हूं। एंथर है, ये क्या था साइड में, माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसके अंदर कौन सा टिश्यू भरा हुआ था, स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ था। देखो यार ये रहा, इसके अंदर भरा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू। अब यार एक बात बताओ, मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ, मैंने आंखों के अंदर से 50-60 सेल निकाल ली, तो किसका टिश्यू हो गया, आई टिश्यू। ब्रेन में से निकाल ली, नर्वस टिश्यू। कहीं और से निकाल ली, किडनी का टिश्यू, लंग्स का टिश्यू, जो मर्जी निकाल लो, उसी का टिश्यू है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पोरोजीनस टिश्यू कौन से सेल का टिश्यू होगा, तो आप बोलोगे स्पोरोजीनस सेल का टिश्यू। नहीं आ रही बात समझ, भाई नर्वस टिश्यू है तो नर्व सेल का टिश्यू, ऐसे स्पोरोजीनस टिश्यू है तो स्पोरोजीनस सेल का टिश्यू। तो किससे बना हुआ है, स्पोरोजीनस सेल्स से बना हुआ है। ये निकाल ली मैंने स्पोरोजीनस सेल। अब ये स्पोरोजीनस सेल क्या करेगी, खाना वाना खाएगी, बड़ी हो जाएगी। खाना कौन देता है इन्हें, खाना कौन देता है, गलत जवाब, आपका सही जवाब, टेपेटम इनको खाना देता है। आपने पढ़ा है कि भैया टेपेटम जो है, ये जो अभी लेयर बनाई थी मैंने, ये स्पोरोजीनस टिश्यू को क्या देगी, खाना प्रोवाइड करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी। और जो आपकी टेपेटम लेयर है, उसकी जो सेल है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो चीजों को ऐड करते चले जाना सारी को, जो भी ना पता आपको, ठीक है। तो स्पोरोजीनस सेल बना दी मैंने, ये क्या करेगी, अपना डिफरेंशिएशन करेगी। अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन यार जौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो ना भाई, जौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, ठीक है। पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी 99% है, 1% आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सेल क्या करेगी, डिफरेंशिएशन करेगी और अपने आप को सही कर लेगी। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है खुद को बेहतर करना। तो ये अपने आप को बेहतर कर लेगी और अपना नाम भी चेंज कर लेगी। होता है ना ऐसा, घर पे तो चिंटू नाम है तुम्हारा, बाहर जाकर तुम कॉलेज में अच्छा सा नाम बताओगे, तो भाई मेरा नाम आर्यन किंग खान, ये जो भी इतने सारे नाम लगा दोगे तुम, ठीक है। तो वो ये तुम्हारा ये क्या बना दोगे भाई, डिफरेंशिएशन करके एक नई सेल बनी, तो उसने अपना नाम चेंज करके ना, नाम चेंज करके क्या रखा, पीएमसी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, पोलन मदर सेल, पोलन की मम्मी वाली सेल, पोलन की मम्मी वाली सेल। अब समझना बातों का यार, मैं तुम्हारे से बोलूं, जैसे किसी का नाम है, तुम जैसे शान है, शान की मम्मी, शान की मम्मी क्यों नाम रखा गया उनका, क्योंकि उन्होंने किसको जन्म दिया, शान को। इसका नाम पोलन की मम्मी क्यों रखा जाएगा, क्योंकि किसको जन्म देगी, पोलन को जन्म देगी, तभी तो पोलन की मम्मी। तो भैया जिसकी मम्मी होती है उसी के नाम पे नाम रखा है इसने, पोलन की माँ की सेल, ठीक है, मम्मी वाली सेल। गाली नहीं दे रहा हूँ, पोलन मदर सेल है, ठीक है। यही तो हो गई हिंदी यार, बुक में लिखी है, क्या करें बताओ। चलो देखो यहां से समझना भाई, ये जो सेल है भाई, ये जो आपके सेल है क्या करेगी, मियोसिस करेगी। इसका करा दिया मैंने मियोसिस। अब यार तुमने 11th क्लास में कभी पढ़ा था कि मियोसिस हैव टू स्टेप्स, मियोसिस हैव टू स्टेप्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो ये मियोसिस फर्स्ट करेगा पहले, फिर मियोसिस सेकंड करेगा, तब इसका मियोसिस कंप्लीट होगा। तो जब ये मियोसिस फर्स्ट करेगा, तो आपने मियोसिस फर्स्ट का नाम भी पढ़ा है, क्या नाम होता है इसका, वेरी गुड, ये रिडक्शनल डिवीजन है। अगर जो पोलन मदर सेल है, इसके अंदर जो इसकी प्लॉइडी है वो 2n थी, क्रोमोसोम की संख्या मान लो अगर 32 थी, तो इसके जो बच्चे पैदा होंगे या इसकी जो नई सेल डिवाइड होंगी, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, आधे, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। 32 थे तो 16 बचेंगे, 2n है तो n बचेंगे। आ रही है बात समझ। 2n को डिप्लॉइड बोलते हैं, डाई का मतलब होता है दो, दो, n मतलब होता है प्लॉइडी, तो क्या हो गया डिप्लॉइड। भाई मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पेपर के अंदर आपसे प्लॉइडी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ जो मियोसाइट है उसकी प्लॉइडी क्या होगी। देखो मियोसाइट उस चीज को बोलते हैं जो गैमेट बनाती है, ये चीज क्या बनाएगी, गैमेट बनाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, मियोसाइट भी है। पोलन मदर सेल तो है ही, लेकिन साथ में क्या है इसका एक और नाम, मियोसाइट। लिख दूं ये भी, ये लो भाई, इंपोर्टेंट है एमसीक्यू और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, मियोसिस करा दिया। तो भैया तुम्हें बताइए, जब जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है। तो ये देखो दो सेल में डिवाइड हो गया है भाई। ये जो है पीएमसी, इसका एक और नाम है भाई, नाम पे नाम पढ़ने आपको, और सारे नाम, वेरी गुड, क्या नाम है इसका, माइक्रोस्पोर, नाम सारे याद रखना है आपको।
तो ये माइक्रोस्पोर नाम हो गया इसका। जब ये डिवाइड करेगा तो ये 2 माइक्रोस्पोर बनाएगा और इन माइक्रोस्पोर का नाम होगा, 2 है तो डायाड, 2 है तो क्या बोलते हैं, डायाड। जोड़ी को हम डायाड बोलते हैं, डाई का मतलब 2, तो ये माइक्रोस्पोर डायाड बना, माइक्रोस्पोर डायाड बना। उसके बाद अभी डिवीजन कंप्लीट हो गया क्या, मियोसिस कंप्लीट हो गया क्या साधना, नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताओ एक बार, क्यों? अच्छा, रिडक्शनल डिवीजन है इसलिए ये कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ वेरी गुड आंसर, क्योंकि भाई मियोसिस के अंदर 2 स्टेप होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो फर्स्ट तो आपने कंप्लीट करा दिया, सेकंड आप लिख नहीं रहे हो, सेकंड भी लिख दूं? चलो, मियोसिस सेकंड जब ये करेगा, देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, कभी कभार यहाँ पे मियोसिस की जगह लिख के दे देता है एग्जामिनर मियोटिक। भाई मियोटिक और मियोसिस सेम बात है, मियोसिस और मियोटिक सेम बात है, ठीक है। तो जब भाई ये डिवाइड करेगा, मियोसिस सेकंड करेगा ये, तो तुम्हें पता है ये एक सेल 2 में टूटेगी, तो 2 कितने में टूटेंगी, 4 में। अब जाके मियोसिस कंप्लीट हुआ, ये 4 सेल बन गई। ये 4 सेल आपस में चिपकी हुई होती हैं, 4 सेल आपस में चिपकी हुई होती हैं एक मटेरियल से। मटेरियल का नाम है, क्या नाम है जल्दी बताओ बच्चों, क्या नाम है मटेरियल का, किससे जुड़ी हुई होती है, नहीं बता? ये केलोज से जुड़ी हुई होती है, एक मटेरियल है, क्या नाम है इसका, केलोज। तो केलोज से जुड़ी हुई होती है। अब इन्हें जुड़ी हुई को हटाना पड़ेगा, अब इन्हें जुड़ी हुई को हटाना पड़ेगा। पहली बात तो ये देखो 4 सेल बन गई तो इनका नाम टेट्राड हो जाएगा, तो ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके बाद जब तुम केलोज को हटाओगे, इसके लिए आपको एक एंजाइम डालना पड़ेगा, एंजाइम का नाम होगा केलेज, क्या नाम होगा, केलेज एंजाइम। तो केलेज एंजाइम इन सेल्स को आपस में अलग कर देगा, और ये जो तुम्हारी सेल बनकर का जो अलग अलग है, जो अलग अलग पड़ी हुई है, इन सेल का नाम होता है पोलन ग्रेन। इन सेल का नाम क्या है, पोलन ग्रेन या फिर पोलन्स। आई बात समझ? तो इस तरीके से पोलन मदर सेल ने किसको जन्म दिया, पोलन को जन्म दिया, इसलिए तो उसका पोलन मदर सेल नाम है। पेपर के अंदर क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ पूछता है, पहली बात तो पूरा टॉपिक पूछ लेगा, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप बोलोगे द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन, पोलन फ्रॉम दी पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरी बात क्या पूछ सकता है आपसे, कि भैया प्लोइडी बता दो मुझे पीएमसी की, और प्लोइडी बता दो मुझे हर सेल की जो कि एक टेट्राड में प्रेजेंट है, और प्लोइडी बता दो मुझे मियोसाइट की, और प्लोइडी बता दो मुझे गैमेट्स की या फिर पोलन्स की। तो पोलन्स की प्लोइडी क्या है, एन ही चल रही है भाई, अभी तो एन का ट्रेंड चल गया था, एन एन, तो एन ही चल रही है भाई हर जगह, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड है, ये क्या है भाई, हैप्लॉइड, एन को हैप्लॉइड बोलते हैं और टोन को डिप्लॉइड। आईप्लॉइड समझ, ठीक है। आगे चले भाई, चलो आगे चल रहे हैं। अब ये जो पोलन है इसे उठा करके मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, माइक्रोस्कोप से देख करके। जब मैंने पोलन को उठाया ऐसे, तो मैंने देखा ऐसा है ये, तो इस तरह का ये पोलन था, सही बात। अब ये जो पोलन है देखो भाई, इसके बाहर ये जो लेयर है इसका नाम है एक्साइन, और ये जो अंदर वाली लेयर इसका नाम क्या है, इंटाइन, ठीक। अब देखो, जो इंटाइन है और एक्साइन है, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेगा पेपर में आपसे। डिफरेंस तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं, खुद भी समझ लिया करो इतनी बात। भाई ये कॉन्टिन्यूस है, ये कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ये जो एक्साइन है किसकी बनी हुई है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, जबकि इंटाइन किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट्स के अंदर जनरली, किससे, सेलुलोज एंड पेक्टोज, वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो ये सेलुलोज की बनी हुई है। अब देखो भाई, सेलुलोज तो डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंजाइम है, सेलुलेज और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बट हमारे पास दुनिया के अंदर स्पोरोपोलिन इनको डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नोन नहीं है अभी तक, ठीक है। कोई एसिड इसको नहीं गला सकता, कोई अल्काली इसको खराब नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है पूरे प्लांट की बॉडी में, सही बात है। तो ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो ये हार्डेस्ट मटेरियल है, इसको क्या नहीं कर सकते हम, ना तो किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन से गला सकते, ना किसी एसिड से इसको गला सकते हम, और ना ही कोई केमिकल इसको गला सकता है, डिग्रेड कर सकता है, सही बात है। इतनी बात क्लियर है, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। इंटाइन में आपको दिख रहा है रेगुलर है, थिन होती है बहुत ज्यादा,
कैसी होती है भाई, थिन होती है। ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ये थोड़ी सी कम हार्ड होती है। ये भाई थिक होती है। ऐसे करके डिफरेंस बता देना है आपको, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस है, ये अंदर वाली कॉन्टिन्यूअस है। अब देख लो भाई, बीच बीच में थोड़ा स्पेस भी बचा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है, उसे क्या बोलते हैं, वेरी गुड, जंप और बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो अंदर वाली सेल है, इस पूरी सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। क्या नाम है जिसका, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और ये जो अंदर इसके एक छोटी सेल होती है, इस छोटी सेल का नाम होता है जनरेटिव सेल। इसका नाम क्या है, जनरेटिव सेल। अगेन, ऐसी चीज को हम जनरेटिव बोलते हैं जो जनरेट कर दे किसी चीज को, जो जन्म दे किसी चीज को, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल का क्या काम होता है, ये तो बस खाना पड़ी होती है अपने अंदर, इसके अंदर खाना ही खाना होता है। भाई सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, ऐसी बात नहीं है, न्यूक्लियस भी है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो तुम्हारी अंदर वाली सेल है, जनरेटिव सेल जो है, ये खाना लेगी वेजिटेटिव सेल से और डिवाइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। और डिवाइड करके ये बनाएगी टू मेल गेमेट्स। डिवाइड करके क्या बनाएगी ये, टू मेल गेमेट्स, ठीक है। तो देखो, अभी ये ऐसा था, बाद में ऐसा हो जाएगा। ये अंदर वाले जो दो सेल बनकर, इनका नाम क्या होगा, अरे अभी तो बताया आपको, मेल गेमेट्स होगा ना, क्योंकि जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बना चुकी है, मेल गेमेट्स, ठीक है। देखो एक छोटी सी बात समझना, दुनिया के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो, जब ये वाला पोलन बन चुका था ना, यहीं से इसको प्लांट से फेंक देंगे, मतलब प्लांट्स के ऊपर से ये यहीं से ड्रॉ हो जाएगा, उड़ जाएगा या फिर गिर जाएगा, जब ये दो सेल की स्टेज में था। कौन सी सेल के स्टेज में था, दो सेल के स्टेज में था। बट कुछ प्लांट दुनिया के अंदर ऐसे हैं, कुछ प्लांट दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो ये वाला काम कराएंगे पहले प्लांट के ऊपर ही, मतलब कितने सेल बना देंगे, तीन सेल बना देंगे, तब प्लांट के ऊपर से ही गिरेगा, ठीक है। तो दुनिया के अंदर जो 60% एंजियोस्पर्म है, वो ऐसे पोलन को गिराते हैं। ये कैसा पोलन है, दो सेल स्टेज वाला है, तीन सेल स्टेज वाला, दो सेल स्टेज वाला, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म टू सेल स्टेज में पोलन को शेड कर देता है, जबकि 40% जो एंजियोस्पर्म है, 40% जो एंजियोस्पर्म है, वो क्या करते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज में पोलन को शेड करते हैं अपनी बॉडी से, प्लांट की बॉडी से। क्लियर बात है। तो यहाँ तक आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा कंप्लीट हो चुका, पोलन के बारे में भी पूरा स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो, सही बात है। उसके बाद में आपको समझना है, पोलिनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार देखो, मेल गेमेट बनवाया अभी तो तुमने, फीमेल गेमेट भी बनवा के देख लो, ठीक है। उससे पहले भी थोड़ा सा पोलन के बारे में और डिटेल समझो, ये लो लिख दे रहा हूं मैं। देखो भाई, पोलन की वायाबिलिटी पढ़ते हैं, वायाबिलिटी। पोलन वायाबिलिटी का मतलब होता है एक पोलन कब तक ग्रो करने की पावर रखता है, या फिर जर्मिनेट करने की पावर रखता है, या फिर फर्टिलाइजेशन करने की पावर रखता है, ठीक है। तो ये कब तक एक को फर्टिलाइज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, पोलन वायाबिलिटी। अब देखो भैया, कुछ प्लांट के अंदर जो है वायाबिलिटी 30 मिनट से पहले खत्म हो जाती है। तुम में से कोई एग्जांपल देगा क्या, हाँ भाई, है, राइस एंड व्हीट इज द राइट आंसर। भाई राइस एंड व्हीट जो है, ये 30 मिनट के अंदर अंदर वायाबिलिटी खत्म कर देता है अपने पोलन की, ठीक है। कितनी वायाबिलिटी इनकी, 30 मिनट। जबकि कुछ प्लांट की फैमिलीज के एग्जांपल आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, जो कि 1 महीने तक भी अपनी वायाबिलिटी खत्म नहीं करते, ठीक है। उनका एग्जांपल है आपका रोजेसेई, लेग्यूमिनोसेई, और कौन सा है भाई, सोलेनेसेई, ठीक है। ये तीनों जो प्लांट की फैमिलीज हैं, ये अपने पोलन को 1 महीने तक वायाबल रख सकती है, मतलब कि 30 डेज तक भी वायाबल रख सकती हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, कुछ मंथ्स तक लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये वायाबल रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है जो वायाबिलिटी ऑफ पोलन कंट्रोल करती है, किसी को पता है ये वाली बात, क्या, पोलन ग्रेन तो, पोलन बैंक नहीं, वो तो मेंटेन करने के लिए हो गया, कभी तक भी मेंटेन करो। कोई और भी दो चीज ऐसी हैं जो बुक के अंदर दी गई है कि इन पर डिपेंड करती है वायाबिलिटी। पहला तो है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी। दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो पोलन की वायाबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर ये सही अमाउंट में मिलते रहे पोलन को, तो पोलन हमेशा के लिए वायबल रह सकता है। जैसे कि आपके बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि भाई
आप पोलन को परमानेंट वायबल रख सकते हो, आप किसी पोलन को लाइफ टाइम तक के लिए क्या रख सकते हो, वायबल रख सकते हो, अगर आप उसको मनपसंद का टेम्परेचर दें, और वो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। बट आपको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखना पड़ेगा उसको, किसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ये अभी रिसेंट का नीट का क्वेश्चन है, लगभग 2020 या 21 का, नीट के अंदर भी पूछा गया था कि बताओ भाई -190 डिग्री से, ऐसे 4 ऑप्शन थे, आपको टिक लगाना था। एक में था +196 डिग्री सेल्सियस और ये वाला ऑप्शन, दूसरे में था -190 डिग्री, यहाँ पे था सॉलिड नाइट्रोजन, ठीक है। फिर एक और में था गैसियस नाइट्रोजन, एक में था लिक्विड, साथ में ये था, ठीक है। तो डीपली पढ़ रखा होगा, चीजों को ध्यान से पढ़ रखा होगा, तभी आप जवाब दे पाओगे। छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर गलत कर सकती थी, ठीक है। और अगर आप किसी के गेमेट को या फिर किसी के पोलन वगैरह को कंजर्व करके रखते हो, बचा करके रखते हो, तो इसको कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसे क्या कहा जाता है, मैंने तो लिखवाया हुआ आपकी कॉपी में, मुझे पता है, बट ये वर्ड जो है बुक के अंदर नहीं लिखा, ऐसा आपका मानना है। तो सर ये तो बुक के अंदर लिखा ही नहीं हुआ, चेक कर लो कौन सा पेज पढ़ रहे हो इस टाइम, 24 पेज आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि आप वायबिलिटी मेंटेन कर सकते हो ऐसा करके, ठीक है। बट क्रायो प्रिजर्वेशन आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, आपको निकालना है चैप्टर नंबर 15, ठीक है, 258 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 15 258 पेज नंबर पर आपको मिल गया होगा। बट यहाँ पे भी आप क्रायो प्रिजर्वेशन ढूंढ के नहीं दिखा सकते। अब निकालो 267 यहाँ पर बीचों बीच देखो पेज के एक टॉपिक लिखा हुआ है, क्या नाम है टॉपिक का, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। ये जब पहला पैराग्राफ है जहां पर लास्ट हो रहा है, उससे 4 लाइन ऊपर देखो क्या लिख रहा है, जहां पे पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है उससे 4 लाइन ऊपर देखो क्या लिख रहा है, लिख रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन। उसके ऊपर डेफिनेशन भी देख लो इसकी, द कंजर्वेशन ऑफ द गैमेट्स, मेल या फीमेल गैमेट, ठीक है, या पोलन वगैरह जो भी आप कंजर्व कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो एनसीईआरटी जिसने पूरी पढ़ रखी होगी वही आपको ऐसे बता सकता है, ठीक है, कंबाइन करके पढ़ो। एनसीईआरटी का कोई पैटर्न नहीं है, अभी कुछ टॉपिक और पढ़ाऊंगा रैंडम आपको, कभी पीछे पेज खोलो कभी आगे खोलो, ठीक है, मिल गया टॉपिक। तो ये एक चीज और देकर के चला गया आपको, एक वर्ड देकर के चला गया कि ये एक एक्स-सिटू कंजर्वेशन है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या है, वैसे तो मैं अपकमिंग चैप्टर में बताऊंगा, बट आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा इसके बारे में, आइडिया होगा। क्लियर बात है, पोलन की सारी बातें खत्म नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुई। पोलन के फायदे देख लो, घोड़े को खिला दोगे, इंसान को खिला दोगे, बहुत तेज भागेगा भाई। एनर्जी है इसके अंदर बहुत ज्यादा, क्या है, एनर्जी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है इसके अंदर, न्यूट्रिशन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और भाई पोलन की टेबलेट्स बनती हैं, सिरप्स बनते हैं, एनर्जी वाले, ठीक है। और भी बहुत काम है इसके बॉडी के अंदर, ठीक। फायदा तो ये हो गया, बट पोलन के कुछ नुकसान भी हैं, पोलन के कुछ नुकसान भी हैं। तो पोलन के अंदर पहला नुकसान तो आपका ये है कि पोलन एलर्जी करता है भाई, और ये कुछ सांस में बीमारियां भी करता है। जैसे कि 2 बीमारी का नाम दे भी रखा है आपके बुक के अंदर, एक तो ब्रोंकाइटिस और एक एज्मा, ठीक है, एस्थमा भी बोलते हो आप जिसको, ठीक है। सांस के अंदर जाके ये सांस के अंदर बीमारी कर देगा, एस्थमा कर देगा या फिर ब्रोंकाइटिस कर देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल भाई, और इसके लिए आपके बुक के अंदर एक प्लांट का नाम भी दे रखा है, पार्थिनम दे रखा है ना, और ब्रैकेट में लिख रहा होगा कैरेट ग्रास है, ठीक है। और ये जो कैरेट ग्रास है, ये इंडिया के अंदर वीट इंपोर्ट करवा रहे थे हम कहीं से, कभी जरूरत पड़ गई होगी गेहूं की, तो जब गेहूं इंपोर्ट करवाए हमने बाहर से, उसके साथ में आ गई थी ये, ठीक है। तो कॉन्टामिनेटेड फूड की तरह आ गए थे एक तरीके से। दूसरी बात, एक और एग्जांपल जो आपके इस चैप्टर में तो नहीं दिया, लेकिन पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1, जो कि इस बार डिलीटेड है सिलेबस के अंदर से, मुझे बताया। पेज नंबर 8 पे देखो एक बार चेक करके, लिखा हुआ होगा टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का भयानक खतरनाक खिलाड़ी, ये वाटर हाइसिंथ है। क्या है भाई, वाटर हाइसिंथ। अरे सात समुंदर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको जलकुंभी भी बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, पानी में से ऑक्सीजन खींच के और जानवरों को मार देता है। लिख रहा है कहीं पे टेरर ऑफ बंगाल, कहीं पे एक जगह टॉपिक लिख रहा होगा ब्लैक हेडिंग में, फ्रेगमेंटेशन, उसके नीचे देखो लिखा हुआ सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है इस पेज पे, मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, फायदे नुकसान समझ में आए पोलन के। अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
चलो देखो, वैसे तो देख ही लिया हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट था फ्लावर के अंदर, और डिटेल में देख लो एक बार। मैं अपना काम की चीज ज्यादा बड़ी बना रहा हूँ, जो कम काम किया उसे कम बड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, और फीमेल है तो क्या करती है, स्टाइल दिखाती है, ठीक है। तो स्टिग्मा तो है ही, और बीच वाला क्या है, स्टाइल। और ये बेसल सा पार्ट जो है इसका, ये ओवेरी है, ठीक है। सब बोलते हैं बेसल बल्ज्ड पार्ट, फूला हुआ बेस का पार्ट, ठीक है। स्टिग्मा जो है भाई पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करती है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आकर के बैठ जाता है, ठीक है। स्टाइल तो उसे नीचे पहुंचा देगा, और देखते रहो चीजों को। ये जो ओवेरी है इसके अंदर एक चीज होती है, चीज का नाम है ओव्यूल। ये जो अंदर इसके बैठा हुआ है इसका नाम क्या है जी, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल का एक और नाम है, जल्दी टॉपिक चेक करो और उसके अंदर देखो ओव्यूल का नाम क्या लिखा हुआ है। ओव्यूल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है, मेगास्पोरेंजियम। मैं नहीं लिख रहा, टॉपिक के अंदर ही लिख रहा होगा। टॉपिक का नाम है पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, ओव्यूल। और एक और क्या है, एम्ब्रियोसेक, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टिल, या फिर इसका एक और नाम है कार्पल। तो एक चीज तो पता चली, दूसरी चीज ओव्यूल पता चली, थर्ड बची कौन सी, एम्ब्रियोसेक, उसे भी देखेंगे, ढूंढेंगे, चलो। ये जो ओव्यूल है भाई, ये एक भी हो सकता है किसी फीमेल के अंदर, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी होते हैं, ठीक है। तो अगर भाई एक ओव्यूल हुआ तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, लगाओ दिमाग, कौन से फल के अंदर एक बीज होता है, आम हो गया, और क्या हो गया, ये देख एप्पल बता रहा है, हाँ भाई, एप्पल नहीं होता, और कौन सा है बताओ भाई, अंगूर होता है क्या, अंगूर बहुत सारे निकलते हैं उसमें, लीची, हाँ लीची में एक होता है, ठीक है। ऐसे दे देना एग्जाम्पल, और बताओ भाई बहुत सारे बीज किसमें होता है, पपाया, कुकुम्बर, और दुनिया भर के एग्जाम्पल, ठीक है। तरबूज हो गया। तो भैया जिसके अंदर क्या करा, केले के अंदर कहाँ बीज बीज हुआ है इसमें। वैसे एक बार मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, उसे अगर सुखा दो तो बीज निकलते हैं बहुत सारे, उसमें भी एक नहीं होता, ठीक है। चलो, पिस्टिल और कार्पल आप आ चुके हो, देख लिया आपने, ओवेरी देख लिया आपने, ओव्यूल देख लिया आपने। देखो भैया, मेन तो पार्ट जो है ना ओव्यूल है, ओव्यूल को बाहर निकाल रहा हूँ मैं। वैसे भी ओव्यूल का नाम क्या बता दिया आपने, मेगास्पोरेंजियम। जैसे मेल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, यहाँ पे है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने ओव्यूल की पढ़ाई चालू कर दी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वैसे भी ओव्यूल में ये उल्टा बना के दिखा रहा हूँ तो मैं, क्योंकि बुक के अंदर उल्टा डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के नीचे जो पट्टी से बनी हुई है ना, उसके अंदर नाम भी लिखा हुआ है, चेक करो क्या लिख रहा है, अच्छा खासा बना हुआ उल्टा सा ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल लिखा हुआ है ना, ठीक है। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे ना, 180 डिग्री रोटेट अगर आप इसको कर दोगे, तब जाकर आपको सीधा ओव्यूल मिलेगा। और सीधा ओव्यूल ऐसा होगा बिल्कुल, इसका पलट दो यार, उल्टा पलट दो इसे, ठीक है। और उस ओव्यूल को बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखो बातों को समझते जाना यार, पार्ट्स का नाम लिख रहा हूं मैं, जो वन पार्ट है, ये जो वन पार्ट है ना बाहर वाला, ये बाहर वाला, इसे बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है भाई। जो अंदर वाला ये नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, ये अंदर वाले का नाम है इनर इंटेग्यूमेंट, सही बात। उसके बाद देखो भाई, ये बीच में कुछ इसके बन जाता है, ये जो बीच में बनी हुई चीज है इसी का नाम होता है एम्ब्रियोसेक। अरे वाह भाई वाह, थर्ड आंसर भी मिल गया आपको, जो टॉपिक का नाम था ना हेडिंग, उसके तीनों के मीनिंग समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो एक बार, ये जो पूरा हिस्सा है जिससे ओव्यूल अटैच होता है ओवेरी से, ये इस पूरे हिस्से का नाम होता है प्लासेंटा। क्या नाम होगा भाई, प्लासेंटा, वेरी गुड। अब प्लासेंटा के भी कुछ हिस्से होते हैं, ये जो हिस्सा है इसका, ये क्या नाम है इसका, फ्यूनिकल, ठीक है। और जहां पे भाई आपका ये वाला जो हिस्सा है, जहां पे प्लेसेंटा का पार्ट खत्म हो रहा है और ये इंटेग्यूमेंट्स आकर के मिल रहे हैं, इसका नाम हाइलम, वेरी गुड, सही बात है। किसी को समझ नहीं आते, कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया प्लेसेंटा और ये इन तीनों में फर्क क्या है, तो दिख रहे होंगे आपको।
दिख गया ना क्लियरली। उसके बाद देखो एम्ब्रियो सेक के अंदर भी हमें कुछ चीजें बनवानी है भाई। मेन जो है ना, देखो हम एंथर क्यों पढ़े, एंथर का हमने स्टडी क्यों करी, क्योंकि भाई हमको चाहिए थे मेल गेमेट्स। सही बात। ऐसे ही हमको आज क्या चाहिए, फीमेल गेमेट चाहिए, इसलिए हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। फीमेल गेमेट मिला क्या तुम्हें अभी तक, इसका मतलब आपकी डिस्कवरी अभी भी पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको फीमेल के भी बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। देखो फीमेल कहाँ मिलेगा, ये जो एम्ब्रियो सेक है इसको बाहर निकाल लो भाई, ये जो एम्ब्रियो सेक है इसको बाहर निकाल लो। उससे पहले कुछ नाम देख लो। ये जो एम्ब्रियो सेक है इसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये जो बहुत सारी सेल्स है जो कि एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ चिपटी हुई है, इन सेल का नाम क्या होता है, न्यूसेलस। ठीक है, या फिर इनको न्यू सेलर सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखो ये भाई आपके अंदर एक सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा। भाई जाहिर सी बात है, ज्यादातर सेल क्या होती है प्लांट की बॉडी में, तो एन होती है, गैमेट से तो एन होता है। ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल है, इसको बाहर निकाल लो, मैंने निकाल लिया भाई। नेक्स्ट की बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके बात, मिटा रहा हूँ तब तक एनसीईआरटी पढ़ो। ये दो एक का नाम और लिख लेना भाई, किसी को दिक्कत होती है। ये माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है और ये चलाजल एंड कहा जाता है। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लगा लो भाई, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अरे नोट्स वोट्स है सबके पास, लेके बैठे होंगे ना नोट्स वगैरह। तो नहीं भी हो तब तो सीधा एनसीईआरटी पढ़ने चालू करो। एनसीईआरटी पे क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन करना चालू करो यार, कुछ ही दिन बचे हुए तुम्हारे पास। देखो भाई, ये आपका मैंने क्या निकाल लिया, बीच में से एक सेल थी ना वो, ये सेल वही है भैया, अपना आप डिफ्रेंशिएशन करेगी, अपना आप को बेहतर कर लेगी। और तुम्हें बताइए जब कोई चीज अपना आप को बेहतर कर लेती है तो क्या करती है वो, नाम चेंज करती है अपना। भाई पीएमसी नाम रखा था पोलन मदर सेल ने, ये क्या नाम रखेगी, ये नाम रखेगी अपना एमएमसी। क्या नाम रखेगी, बता रहे को तो तुम में से पीएमसी और एमएमसी के बीच में डिफरेंस नहीं पता। भाई देखो, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन होता है, तो माइक्रोस्पोर बनाया था किसने, पोलन मदर सेल ने, तो उसका पीएमसी नाम था। तुम में से कुछ उसमें भी लिख देते हो एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। गलत जवाब, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी होती ही नहीं, क्योंकि एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, क्योंकि क्या बनाएगी, मेगा स्पोर बनाएगी। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल इसका नाम है, क्योंकि मेगा स्पोर बनाएगी। बनाएगी कैसे वो देख लो भाई, क्या इसके चारों तरफ न्यू सेलस की सेल थी, भाई न्यूक्लियस अपना बना लिया, सेल ही सेल बना दी मैंने। तो ये जो सेल बनाई मैंने बहुत सारी, ये कौन सी सेल है, न्यू सेलस की सेल है। ठीक है, अब ये जो है बंदा, ये क्या करेगा भाई, मियोसिस करेगा ये। पर तुम्हें पता ही है यार, मियोसिस के अंदर एक डिवीजन होता है, दो होते हैं, जल्दी बता दो भाई। मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, कौन कौन से, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस फर्स्ट तो होता भी कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो ये रिडक्शनल डिवीजन जब करेगा तो भाई ये 2n से, अरे अभी बताया था मैंने कौन सा एन है, डिप्लॉइड है, 2n है, तो 2n से खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, n में कन्वर्ट कर लेगा ये। तो एक सेल से कितनी बन जाएंगी, दो सेल बन गई। न्यूसेलस अभी भी है भाई, न्यूसेलस इसलिए क्योंकि न्यूसेलस खाने पीने को दे रहा होगा इसका। भाई जब सेल डिवाइड करती है उसे खाने की जरूरत पड़ती है, तो खाना कौन दे रहा होगा, न्यूसेलस। टेपेटम नहीं दे रहा था क्या, टेपेटम भी तो दे रहा था खाना उसको, माइक्रोस्पोर को। ऐसे ही मेगास्पोर को कौन दे रहा है, न्यूसेलस। आ रही है बात समझ। अब देखो जब इसे खाना और मिलेगा तो और डिवाइड करेगा, कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस सेकंड करेगा। सेकंड करते ही ये दो से कितनी सेल हो जाएंगी, चार सेल हो जाएंगी। अब भी न्यू सेल की जरूरत है कि नहीं यार, खाना वाना मिल गया, डिवीजन हो गया। अब देखो एक बार भाई, जब दो सेल बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, डायाड। चार सेल बनती है तो क्या बन जाता है, टेट्राड। तो ये क्या है, मेगा स्पोर डायाड, और ये मेगा स्पोर टेट्राड। आई बात समझ। अब देखो ये जो चार सेल है, इनमें से कोई सी भी तीन सेल डिजनरेट हो जाती है। ये जो चार सेल है इनमें से कोई सी भी तीन सेल डिजनरेट हो जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो मान लो ये तीन डिजनरेट हो गई। क्या ऐसा पोलैंड के अंदर भी हुआ था क्या, चार पोलैंड में से तीन मर गए थे, नहीं हुआ था। बट यहाँ पे हो रहा है, चार में से तीन सेल खत्म हो गई, मर गई, डिजनरेट हो गई, बचेगी कितनी,
जो एक बचेगी ये आगे डिवीजन करेगी, जो एक बचेगी उसका नाम बताओ कोई भी। अरे वेरी गुड यार, क्या बात कर दी, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, तो इसका नाम होता है फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये आगे डिवाइड करेगा, डिवाइड क्या करेगा, देखो ये मैंने बना दिया फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, यहां से बाहर निकाल के बनाया मैंने, कुछ नहीं करा अभी। अब ये करता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्या करेगा जी ये, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब ये करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मीनिंग होता है खाली न्यूक्लियस डिवाइड करना, बाकी सारे सेल का डिवीजन ना होना, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो एक न्यूक्लियस से कितने हो जाएंगे, दो। फिर करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो दो से कितने हो जाएंगे, चार। चार से कितने हो जाएंगे फिर, वेरी गुड, चार से हो जाएंगे आठ। कितना हो गए भाई, आठ हो गए। फिर ये अपना आपको अरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और रीअरेंजमेंट करने की वजह से ये अपने आप को अपोजिट पोल पे खींचेंगे। जब ये अपोजिट पोल पे खींचेंगे खुद को, तो दो सेल आकर के यहाँ चिपक जाएंगी, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, और तीन यहाँ पे। फिर इनके ऊपर होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन जब इनके ऊपर होगा तो क्या होगा, ये देखो भाई, ये एक सेल थी, इस पे सेल वॉल आ गई, ये एक सेल थी, इस पे सेल वॉल आ गई, ये एक सेल थी, इस पे सेल वॉल आ गई। बीच वाली दो पे सेल वॉल आती नहीं है भाई, बीच वाली दो पे सेल वॉल आती नहीं है, आएगी तो किधर आएगी दिखाऊंगा अभी। ये देखो इधर आ गई, एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे, हो गया काम। ये जो बीच वाली है इस पे देखो सेल वॉल कहाँ से आई, देखो ये रही, घूमती हुई सेल वॉल आ रही है, ये रही, च्याव च्याव ऐसा करती हुई आ रही है। ये बीच वाली क्या बन गई, एक अलग सेल बन गई, और बाकी सारी सेल अलग हो चुकी हैं। अब एक बार काउंट करो कितनी सेल हो गई और कितने न्यूक्लियस हो चुके हैं, काउंट करो कितना हो गए भाई, 7 सेल हो चुकी हैं और 8 न्यूक्लियस हो चुके हैं। कोई बच्चा भी काउंट कर लेगा, चेक करो एक बार, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये तो पूरी एक ही सेल है, चार सेल, पांच छह सात सेल, तो लिख दी मैंने यहाँ पे क्या हो गई, 7 सेल्ड हो गई। न्यूक्लियस कितने काउंट करना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन चुकी है। और जब ये बन जाए तो समझ लेना ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक है। ये कैसा एम्ब्रियो सेक है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक है। सर ऐसा कैसा आप बोल सकते हो मैच्योर एम्ब्रियो सेक, आपने पोलन का जो एंथर था उसे मैच्योर तब बोला था जब पोलन बन चुके थे, आई नहीं आई बात समझ, जब पोलन बन गए थे उसको तभी तो मैच्योर पोलन सेक बोला था। तो इसको मैच्योर एम्ब्रियो सेक क्यों बोल दोगे जबकि एक बना ही नहीं है, तो भाई यही तो बात है, एक बन चुका है, क्या काम हो चुका है, एक बन चुका है। इन सेल का नामांकन करो, ये हो गया आपका सिनर्जिड्स, यही तो एग है, ये क्या है जी, एग। ये नीचे के तीनों, वेरी गुड, एंटीपोडल्स। और ये बीच वाली जो सेल है सेंट्रल सेल, वेरी गुड, ठीक है, या फिर इसको पोलर सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बीच में जो न्यूक्लियस है इनका नाम पोलर न्यूक्लियाई होता है। अब देखो एक बार, क्या चीजें समझ रहे थे, हाँ भाई, एग बन चुका है, तो जहां पे एग चिपका हुआ होता है उन तीनों सेल को मिलाकर के, ये वाली जो तीन सेल है ना, इनको मिलाकर के बोलते हैं एग एपारेटस, एग एपारेटस। जिसका जौन सा भी वर्ड मिसिंग है नोट कर लो, वरना फिर आगे चल रहा है, मिस तो नहीं है ना किसी का कुछ भी, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे चल रहे हैं फिर स्पीड में। भाई एग बना दिया, स्पर्म बना दिया, अब काम है फर्टिलाइजेशन का। अभी तक जो आप इवेंट्स पढ़ रहे थे यह है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले काम, एग बनना, स्पर्म बनना, फीमेल और मेल गेमेट बनना। अब जाके आगे काम चलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है जी भैया। अच्छा हाँ, इसी के ऊपर जो है ना फ्री फॉर्म एपारेटस बन जाता है, ये लो चलो वो भी बना लो, फिलीफॉर्म एपारेटस भी बन जाता है इसी के ऊपर। इसका काम क्या है आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार पोलिनेशन कराते हैं, करे भाई, चला गया, क्या टाइम हो रहा है, हो गए। चलो एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं। देखो पोलिनेशन पढ़ रहे हैं भाई, मैंने अभी बोला था शुरुआत में कि पोलिनेशन क्या होता है मैं बताऊंगा। देखो पोलिनेशन का मतलब होता है, देखो बना के दिखा रहा हूं मैं एक बार यार,
ये तुम्हारा एंथर था, इसके अंदर पोलन बन चुके थे। ये तुम्हारी फीमेल थी, फीमेल के अंदर ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर क्या बन चुका था? ओव्यूल के अंदर क्या बन चुका था भाई? एग बन चुका था। तो जब मेल गैमेट भी तैयार है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोलन्स है, और फीमेल गैमेट भी तैयार है, तो फर्टिलाइजेशन का टाइम आ गया। फर्टिलाइजेशन से पहले होता है पोलिनेशन। तो देखो यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा उड़ करके, और कहाँ पे चला जाएगा? स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा पे चला जाएगा। इस पूरे हिस्से का नाम क्या था? पिस्टिल या फिर कार्पल। इस पूरे हिस्से का नाम क्या था? स्टेमन। वेरी गुड। ऊपर वाले हिस्से का नाम क्या था? एंथर। चलो डेफिनेशन बनाते हैं। देखो, एंथर पे से पोलन का उड़ करके स्टिग्मा पे चले जाना इज नोन एज पोलिनेशन। इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन, फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन, आई बात समझ, टू दी स्टिग्मा ऑफ कार्पल या फिर पिस्टिल। ठीक है, तो द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल या फिर कार्पल। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी। उसके बाद में टाइप्स देख लो एक बार पोलिनेशन के। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखो ये सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है अपने ही प्लांट के या फिर अपने ही फ्लावर के अंदर अगर पोलिनेशन हो जाता है तो सेल्फ पोलिनेशन है। इसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के दो पार्ट्स हैं। पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब है सेम फ्लावर के अंदर होना चाहिए मेल और फीमेल, बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए आपको। ठीक है, मान लो ये कोई प्लांट है, उसके ऊपर ये फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर मेल भी है और फ्लावर के ऊपर फीमेल भी है। तो ऐसे में मान लो इसके पोलन बन करके इसी पर गिर गए, तो सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है। इसी को क्या बोल दोगे आप? ऑटोगेमी। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हुई? इफ द पोलिनेशन अकर बिटवीन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में हो जाए तो ये ऑटोगेमी है। ठीक है, एंड इट इज द टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। उसी के बाद दूसरा होता है जीटोनोगेमी। दूसरा क्या होता है? जीटोनोगेमी। भाई देखो, जीटोनोगेमी का मतलब होता है ये एक फ्लावर है, इस पे मान लो मेल है, ये एक दूसरा फ्लावर है, इस पे मान लो फीमेल है। तो दो अलग अलग फ्लावर है बट एक ही प्लांट के हैं। ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर है मतलब एक ही प्लांट के हैं। तो भैया यहाँ से पोलन उड़ा और यहाँ पे चला गया तो इसे बोलेंगे जीटोनोगेमी। क्या बोलोगे? जीटोनोगेमी। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम दी different flower of the same plant, different flower of the same plant is known as जीटोनोगेमी। क्रॉस पोलिनेशन बचा इसका एक और, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम क्या है? जीनोगेमी। जीनोगेमी अकेला पार्ट है क्रॉस पोलिनेशन का। इसके अंदर क्या होगा यार? जाहिर सी बात है प्लांट भी अलग होगा और फ्लावर भी अलग होगा। प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है। यहाँ पे अगर पोलिनेशन हो जाता है तो जीनोगेमी। बट इसके अंदर भी एक कंडीशन है, सेम स्पेसिस का प्लांट होना चाहिए। कभी किसी प्लांट का पोलन उठा के दूसरे प्लांट पे डाल दो। ठीक है, इसके अंदर भी कंसेप्ट चलता है भाई, केमिकल्स पहचान लेती है ये जो पिस्टिल वगैरह है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे केमिकल पहचानेगी, बट क्या होने चाहिए? सेम स्पेसिस के दो प्लांट होने चाहिए। डेफिनेशन क्या हो गई? इफ द पोलिनेशन अकर बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसिस। ठीक है, मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अबे क्या बोल रहे हो? इफ द पोलिनेशन अकर बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसिस, ये बोलना आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ढूंढना आपका काम है, इसका भी इसका भी इसका भी एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है आपको कल। ठीक है, एक चीज और छोटी सी देखो, कुछ प्लांट दुनिया में ऐसा होता है जिनके ऊपर एक ही कार्पल होती है, एक ही पिस्टिल होती है, तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पिलरी फ्लावर। मोनोकार्पिलरी फ्लावर, इसका मतलब क्या है? एक ही कार्पल हो अगर पूरे फ्लावर के अंदर। दूसरा होता है मल्टी कार्पिलरी फ्लावर। मल्टी कार्पिलरी फ्लावर मतलब कि एक से ज्यादा कार्पल अगर किसी फ्लावर के अंदर है तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी फ्लावर। और भाई इसके भी दो टाइप्स हैं। मल्टी कार्पिलरी अगर है तो हो सकता है वो ऐसे हो, देखो ये मान लो फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। बताओ कितनी फीमेल हो गई? तीन। अब बताना कितनी हो गई? पांच। ये लो मैं ऐसे बना रहा हूँ डायरेक्ट, कितनी हो गई? अब बताओ। तो मतलब फीमेल है तो बहुत सारी, बस अलग अलग आप काउंट कर सकते हो, इजीली बता सकते हो कितनी फीमेल है। एक दूसरे से अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन जब फीमेल एक दूसरे से अलग अलग हो तो इसको एपोकार्पस मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। एपोकार्पस मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, एपोकार्पस मल्टी कार्पिलरी। बट एक और होता है सिंकार्पस मल्टी कार्पिलरी।
एक और क्या होता है, सिंकार्पस मल्टीकार्पुलरी। अगर बहुत सारी फीमेल है बट आपस में ऐसे मिक्स है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे कितनी है, एक से ज्यादा है बट आप पहचान नहीं पा रहे कि कितनी है, क्योंकि वो फ्यूज हो रखी है आपस में, फ्यूज हो रखी हो तो सिंकार्पस होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल। क्या होता है भाई, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद करने के लिए आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं मैं, देखो मैंने लिखा IMSP। एसपी कोई होता है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो मैं क्या हूं भाई, एसपी हूं। भाई देखो जो छोटे अक्षर होते हैं, मैं जितने भी ट्रिक बताऊंगा उनके अंदर छोटे अक्षरों का कोई मीनिंग नहीं होगा, बड़े अक्षरों का सभी का मीनिंग होगा। तो देखो ए का मतलब हो गया एपोकार्पस, एम का मतलब हो गया मिचेलिया। मिचेलिया एक प्लांट का नाम है जिसके अंदर एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। दूसरा, एस का मतलब हो गया सिंकार्पस, पी का मतलब हो गया पपेवर। बुक निकाल लो अपनी, एग्जाम्पल चेक कर लो, छोटे से डब्बे के अंदर बने हुए हैं। मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस कंडीशन फाउंड इन द मिचेलिया एंड मल्टीकार्पुलरी सिंकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन द पेपेवर। तो ट्रिक से याद करना है आपको, ठीक है। क्लियर है, यहां तक की बात है। चलो आगे वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।